स्वागत है आपका। बीच में कुछ दिन के लिए क्लास बाधित रही है बेटा, तो फिर आपके सामने मैं हूँ। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने बेटा जीएस सामान्य अध्ययन की क्लास में हूँ। जैसा बच्चों की डिमांड थी और परीक्षाओं के स्वरूप को ध्यान में रख के बेटा आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और जो पिछले टॉपिक्स चल रहे थे उस पर भी बीच बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे। तो आज बेटा हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जो सामान्य अध्ययन का है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बच्चों को बड़ा पसंद भी है और हर बच्चे की कुछ ना कुछ समझ है, लेकिन उसे थोड़ा सा बेटा परिष्कृत करने की आवश्यकता है प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो ज्यादा से ज्यादा मित्र बेटा जुड़िए, हम क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान एक बड़ा ही बेहतरीन बेटा टॉपिक है हम लोगों का, और इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और आपकी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे बेटा। हम ढेर सारे मित्रों को देख रहे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, तथ्यात्मक चीजों पे चर्चा हो रही है। तथ्यात्मक चीजें हर जगह लिखी हुई है बेटा, हर किताब में है, और एक बच्चा जो अध्ययन करता है वो चीजों को पढ़ सकता है, समझ सकता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेसिक चीजों पे उसको समझ होनी चाहिए बेटा। जो बेसिक चीजें हैं वो अगर वो समझता है तो उसको पढ़ना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जिसको हम लोग इंडियन पॉलिटी कहते हैं, उसकी खासियत यह है बेटा कि हर लेवल पे आपको मदद करेगा ये। आप प्रीलिम्स में भी इसका बेहतरीन सपोर्ट पाएंगे। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। मेंस में इसका बड़ा हैंडसम सपोर्ट मिलेगा। और बाय द वे, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं बेटा तो भारतीय राज्य व्यवस्था के बिना तो इंटरव्यू ही अधूरा है। कुछ न कुछ आपसे पूछ ही लिया जाता है जो व्यवहारिक होता है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा, और ABCD से समझते हैं, क ख ग घ से समझते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, हम भी प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा कि जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, या बच्चों का जो मैंने रुझान देखा है, वो थोड़ा फैक्चुअल होने की कोशिश करने लगते हैं, तथ्यात्मक। तथ्यात्मक चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान से बेटा काम नहीं चलने वाला। बहरहाल मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा भारतीय राज्य व्यवस्था की। हाँ, एक सूचना के साथ कि अब इसके लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे, आपसे बात करेंगे। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर संविधान कब पढ़ेंगे, तो अब आज पढ़ेंगे बेटा, समझेंगे। दूसरा ये कि जो बुक्स वगैरह हैं, तमाम जो आजकल नेट वगैरह पे सब उपलब्ध है, तो उस पर बहुत बात करना उचित नहीं है। किताबें वगैरह कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब आपको पता है। थोड़ा मुझे पढ़िए। और एक बात कि हम बेटा ABCD से पढ़ाएंगे आपको। आपने पहले से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। वह बच्चा जो आज भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान पढ़ना चाहता है, मैं उसके लिए क्लास दे रहा हूँ, और कोशिश करूंगा बेटा कि मैं रेगुलर क्लास दूं। बीच में थोड़ा अस्वस्थ हो गया था तो क्लासेस बाधित हो गई थी, शेड्यूल थोड़ा बदल गया है क्लास का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑफलाइन क्लास है, और इसी क्लास को मैं आपके लिए लाइव कर देता हूँ। और इसके बाद मेरा एक यूट्यूब चैनल है आर्या करियर पॉइंट के नाम से, तो उस पर फिर ये वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा। तो जिन मित्रों का यहाँ से छूटे वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं बेटा। जिसको हम लोग, टॉपिक का जो नाम है सिलेबस में, उसको थोड़ा मैं लिख रहा हूं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं बेटा इंडियन पॉलिटी। तो थोड़ा सा बेटा किसी विषय का प्रारंभ है तो उस विषय पे थोड़ा बात की जाए, और फिर हम धीरे धीरे आपको इस विषय की गहराइयों की ओर लेके चलते हैं। टॉपिक है राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हम भारत का संविधान पढ़ने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि भारतीय राज्य व्यवस्था माने भारत का संविधान होता है, यानी भारत के संविधान का पर्यायवाची है भारतीय राज्य व्यवस्था।
सर्विस में तो हम लोगों की भारतीय राज्य व्यवस्था लिखी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हम संविधान ही पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है बेटा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला दिन है तो कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो अभी थोड़ा जो टॉपिक लिखा हुआ है बेटा उस पर ध्यान रखिए। तो सबको छोड़ देते हैं, एक टॉपिक पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, व्यवस्था। अभी भारतीय राज्य सब छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ एक टॉपिक पे थोड़ा सा बात कर ले, व्यवस्था किसे कहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिससे हम परिचित नहीं हैं। व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिससे हम लोग सर्वथा परिचित हैं। आम जीवन में तो बड़े धड़ल्ले से इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में। लेकिन व्यवस्था को कहते किसे है बेटा, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिस्टम कह देते हैं। तो सिस्टम क्या होता है? हम अपने जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको भी हम लोग एक सिस्टम बोलते हैं, हमारा सिस्टम है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर को संचालित करते हैं, कहते हैं कि हमारा भी वो एक सिस्टम है। सिस्टम मायने क्या होता है, फिर जरा सिस्टम के अवयव क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जो आम जीवन में न जाने कई बार हम लोगों ने प्रयोग किया, सही प्रयोग किया, उसके अर्थ को महसूस नहीं किया। तो आज थोड़ा उसका अर्थ महसूस करते हैं। जैसे आप किसी मैरिज पार्टी में गए, वहां से लौट के आए तो आपके मित्रों ने पूछा कि अरे भाई कैसा रहा, तो आप बताते हैं बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। बोला आपने ना शब्द व्यवस्था, क्या अर्थ है व्यवस्था का? आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, वहां आप अध्ययन करते हैं, आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी व्यवस्था है या बुरी व्यवस्था है, जैसा आपने महसूस किया हो, फिर व्यवस्था हमने बोला। हम किसी महानगर में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं और फिर बताते हैं आके कि भाई शहर की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। ये व्यवस्था शब्द तो हम हर जगह बोल रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्था शब्द की जो अनुभूति है उसके अर्थ अलग अलग नहीं हो रहे हैं बेटा, अलग अलग जगहों पे। आप किसी के घर गए और आपने बताया कि भाई उनके घर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो जब आपने ये शब्द प्रयोग किया उनके घर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो क्या अर्थ था आपका, मैंने क्या कहना चाह रहे थे? तो जो आप कहना चाह रहे थे वही उस व्यवस्था के अवयव हैं, उस व्यवस्था के ग्रेडियंट हैं। डेफिनेटली जब हम कहते हैं कि किसी के घर की व्यवस्था अच्छी है तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, हमारी मीनिंग क्या होती है? यही होती है ना बेटा कि उनका घर भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तब ना हम कहते हैं किसी घर की व्यवस्था अच्छी है। तो घर की व्यवस्था के कुछ अवयव, कुछ कंपोनेंट समझ में आए? आर्थिक स्थिति घर की कैसी है, घर ही खुद कैसा है, घर के लोग कैसे हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका कैसा है, तभी तो हम लोग कहते हैं घर की व्यवस्था अच्छी है। तो वहां के अवयव देखो अलग अलग हो गए। लेकिन जब हम कहते हैं कि किसी विश्वविद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो क्या हमारा अभिप्राय उन्हीं अवयव से होता है जो घर वाली व्यवस्था में बोला था? नहीं, अब हमारे अवयव बदल जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी की व्यवस्था अच्छी कब कहेंगे? कैंपस अच्छा है, पढ़ना पढ़ाना बढ़िया हो रहा है, डिसिप्लिन अच्छी है, पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा है, तब ना हम बोलेंगे विद्यालय की व्यवस्था। जब हम शहर की व्यवस्था कहेंगे तो क्या उसके अवयव वही होंगे? ना, व्यवस्था शब्द भले कॉमन है लेकिन अब कंपोनेंट बदल जाएंगे। जब शहर की व्यवस्था हम कहेंगे तो उसके अवयव आ जाएंगे, सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है। कुछ समझ आ रहा है बेटा? यानी व्यवस्था शब्द के आगे क्या लगा हुआ है, इससे यह निर्धारित होता है कि उसके अवयव क्या है, कंपोनेंट क्या है, जिससे वह कार्य संपादित हो रहा हो। क्लियर है? तो यहां व्यवस्था के आगे कोई शब्द है राज, और इसके आगे है भारतीय। राज का अर्थ भी बड़ा विचित्र है। हिंदी भाषा है ना बेटा, बड़ी समृद्ध भाषा है, तो अंग्रेजी में तो खैर इंडियन पॉलिटी लिखते हैं। राज माने राज भी होता है, राज माने राजा भी होता है, राज्य माने नेशन भी होता है, स्टेट भी होता है। तो
तो यहाँ राज्य का क्या अर्थ है? तो राज्य का अर्थ डेफिनेटली आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ राज्य का अर्थ नेशन से है, राष्ट्र से है। यानी भारत राज्य की व्यवस्था, यानी यहाँ घर की व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, विद्यालय की व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, शहर की व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है भारत की क्या व्यवस्था है। तो भी भारत को थोड़ा देर के लिए हटा दो बेटा, खाली हम लोग राज व्यवस्था देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राज व्यवस्था माने होता है किसी देश की व्यवस्था। अरे हम लोग एक घर चलाते हैं बेटा, एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एक फैक्ट्री चलाते हैं, वहां भी एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो बात हो रही है देश की व्यवस्था। तो देश की व्यवस्था के भी कुछ अवयव होंगे बेटा, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, बोले तो देश की व्यवस्था के क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या अवयव होते हैं, यानी जिससे किसी देश को चलाया जाता है, किसी देश को व्यवस्थित किया जाता है। भाई घर की व्यवस्था भी चलाने के लिए बेटा सिस्टम हम लोग बनाते हैं, हर जगह की व्यवस्था चलाने के लिए सिस्टम बनाते हैं। ये तो एक देश की बात हो रही है बेटा, नेशन की बात हो रही है। तो डेफिनेटली नेशन को चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूर होगी, यानी कुछ ना कुछ उसके अवयव या कंपोनेंट जरूर होंगे, बस उन्हीं को पकड़ना है। जैसे आप मैरिज पार्टी में गए और आपने बताया कि बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, तो क्या अवयव था आपका? मतलब डेकोरेशन कैसा था, खाना पीना कैसा था, बाकी चीजें कैसी थी, तभी ना आप बोलते हो कि भाई उनकी यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ बेटा व्यवस्था की बात करनी है राष्ट्र की, तो किसी राष्ट्र की व्यवस्था के क्या अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ध्यान रखना, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, उस राष्ट्र की व्यवस्था जरूर होगी, और उस व्यवस्था के कुछ ऐसे अवयव, कुछ ऐसे कंपोनेंट जरूर होंगे जिसके अभाव में वह राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा बेटा उसको समझना है, फिर हम लोग भारत का नाम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी देश की राज व्यवस्था, भारत नहीं बेटा, किसी भी देश की राज व्यवस्था के बहुत ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत ढेर सारे अवयव होते हैं, लेकिन किसी देश की राज व्यवस्था में तीन चीजें जरूर होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ हैं। वो कौन है बेटा? हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मैं थोड़ा उसका डायमेंशन आपको समझाता हूं। किसी भी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ होते हैं, अर्थात कोई देश इनके अभाव में हो ही नहीं सकता। आप देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो किसी देश की राज व्यवस्था के कितने बेटा? तीन। तो एक को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। तो बहुत छोटी क्लास से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, आज इसको समझते हैं। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एग्जीक्यूटिव। और एक को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जुडिशरी। और तीसरा है जिसको हम लोग विधायिका बोले, या हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। थोड़ा इसको समझिए बेटा, बहुत बेसिक है, और इसको समझेंगे कायदे से तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का समझ में आ जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था समझ में आ जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। तो ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी देश, जब मैं बोल रहा हूं किसी भी देश, तो अभी यहां भारत वर्त का कहीं नाम नहीं है। किसी भी देश की राज व्यवस्था के ये तीन आधारभूत स्तंभ होते हैं। बहुत कुछ होता है किसी देश में, लेकिन इन तीन के अभाव में कोई देश की कल्पना नहीं कर सकते आप, कोई देश हो ही नहीं सकता। जैसे आप देख लो न्यायपालिका, आप ये बता सकते हो दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिस देश में न्यायपालिका ना हो? थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, एक बार ध्यान रखिए बेटा, ये क्लास हमने उन बच्चों के लिए भी शुरू किया है जो अपनी जिंदगी में पहली बार संविधान पढ़ रहे हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिक चीजों पे बात करके ही आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा। आपकी समझ व्यापक है, ढेर सारी बधाई आपको।
लेकिन मैं उन बच्चों की भी मदद करूंगा बेटा जो अभी आज जिंदगी में पहली पहली बार संविधान पढ़ना ढंग से शुरू कर रहे हैं। तो इत्मीनान रखिए बेटा, हम बहुत कुछ पढ़ाएंगे आपको, लेकिन शुरुआत करने दीजिए मुझे। जैसे न्यायपालिका है, आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया के किसी देश में जिस देश में न्याय करने की प्रणाली ना हो? क्या इसके अभाव में किसी देश की कल्पना की जा सकती है? कल्पना ही नहीं की जा सकती। दुनिया का कोई ऐसा देश हो ही नहीं सकता जिस देश में न्यायपालिका ना हो। हाँ, न्यायपालिका कैसी हो, उसका स्वरूप कैसा हो, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि विद्यालय की व्यवस्था, कई विद्यालयों की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, एक ही तरह के नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी देश में न्यायपालिका जरूर होगी। वो कैसी होगी उसमें अंतर हो सकता है। जैसे हमारे यहां भी न्यायपालिका है, सऊदी अरेबिया में भी न्यायपालिका है, गल्फ कंट्री में भी न्यायपालिका है, इधर अफगानिस्तान जो अभी बना है हाल में देख रहे हैं, सबकी नजर में है, वहां भी न्यायपालिका होगी। लेकिन न्याय करने के तरीके में अंतर हो सकता है, न्याय की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है, उसकी डिजाइन में अंतर हो सकता है। लेकिन आप दुनिया के किसी देश की कल्पना नहीं कर सकते जिस देश में न्यायपालिका विद्यमान ना हो। भाई गल्फ कंट्री में भी न्यायपालिका है, आप देखते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट है, हाथ काट लेना, पैर काट लेना, मौत की सजा दे देना। और उससे बढ़ के आप अफगानिस्तान में देख लो, तालिबानी लोग भी अपनी एक न्यायपालिका बनाए हैं, सड़क पे ही फैसला कर देते हैं। सही करते हैं गलत करते हैं वो डिबेट की विषय वस्तु है, लेकिन इतना तो जरूर है बेटा कि उनकी भी अपनी एक न्यायपालिका है, सड़ी गली अच्छी बुरी जो भी हो। और एक तो हम लोगों की भी न्यायपालिका वस्तु है। हमारी न्यायपालिका में जो दंड देना या जो चीजें करना वो कितना आसान है, कितना सहज है, आप देख रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है बेटा कि दुनिया का कोई देश हो नहीं सकता जिस देश में न्यायपालिका ना हो। तो पकड़ में आया कि किसी देश की व्यवस्था का एक पहलू तो जरूर होगा कि उस देश में क्या बेटा, न्यायपालिका होगी। किसी देश को संचालित करने के लिए कुछ लोग जरूर होंगे, अब उनका नाम चाहे जो हो, उनको आप विधायिका कहें, व्यवस्थापिका कहें, लेजिस्लेचर कहें, लेकिन कुछ लोग तो जरूर होंगे ना बेटा जो उस देश के लिए विधि आदि का निर्माण करते होंगे। आप किसी देश की कल्पना कर लें, भारत में हमारी संसद है जो हमारे लिए विधि का निर्माण करती है। अफगानिस्तान में भी कुछ लोग होंगे जो वहां के लिए विधि का निर्माण करते होंगे। जाहिर सी बात, वो भारत जैसे नहीं है, या भारत की प्रणाली नहीं होगी। चाइना में भी कोई होगा, भले ही वो लोकतंत्र ना हो, लेकिन वहां भी विधायिका या व्यवस्थापिका की भूमिका में पोलित ब्यूरो या कोई तो होगा जो वहां की व्यवस्था को संचालित करता है। तो एक बात कि किसी देश में बेटा विधायिका या व्यवस्थापिका जरूर होगी, वो चाहे जैसी हो, उसमें डिबेट हो सकती है, लेकिन होगी जरूर बेटा, उसके बिना कोई देश चल ही नहीं सकता। क्लियर? और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं हो सकता जिस देश में कार्यपालिका ना हो। कार्यपालिका माने जो बनाए गए नियम के अनुसार या नीतियों के अनुसार कार्य करते हो। तो एक बात तय हो गई बेटा कि किसी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ होते हैं। इनका क्रम चाहे जो भी लिख लें आप, उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन किसी भी देश की राज व्यवस्था के बेटा ये तीन आधारभूत स्तंभ होते ही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है बेटा, लेकिन इन तीनों के अभाव में किसी देश की आप कल्पना कर ही नहीं सकते। तो तय हो गया कि किसी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ। अब बच्चे ये बहुत परेशान होते हैं कि है सर राज व्यवस्था और पढ़ते हैं संविधान, तो ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा उसको भी समझ लें। अरे भाई, किसी देश की कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, विधायिका कैसी होगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, ये कहीं लिखा होगा, कुछ निर्धारित किया गया होगा? तो इसे जहां निर्धारित कर दिया जाता है बेटा, उसी को हम लोग कह देते हैं संविधान। तो अब कुछ क्लियर हुआ बेटा कि सिलेबस में लिखा है भारतीय राज व्यवस्था और हम पढ़ते हैं संविधान।
और संविधान में आप क्या पढ़ते हो? अगर थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है तो विचार करिए, हम इन्हीं तीनों के बारे में ही तो विस्तार से पढ़ते हैं। तो कुछ डायमेंशन क्लियर हो रहा है बेटा कि संविधान में क्या होता है? वह किसी देश की राज व्यवस्था के आधारभूत ढांचे का वर्णन करता है। उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका का विस्तार से वर्णन होता है। उनके अधिकार, उनके क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का वर्णन होता है, क्योंकि किसी देश के संविधान में तो यही होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तीनों चीजों पर ही विशेष बल दिया जाता है। क्लियर है? हाँ, कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, स्पेशली डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, राज व्यवस्था का एक चौथा भी स्तंभ है। तीन स्तंभ तो आपके सामने ही है। किसी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ होते हैं, जिनका वर्णन कहाँ किया जाता है बेटा? संविधान में किया जाता है। कौन करता है, कैसे करता है, वो अलग अलग चर्चा होगी बेटा, लेकिन ये तो तय हो गया कि किसी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ हैं। अब जाहिर सी बात है, दुनिया के हर देश लोकतांत्रिक तो है ही नहीं, लेकिन जहां जहां लोकतंत्र है वहां एक चौथा स्तंभ भी विद्यमान है, और इस चौथे स्तंभ को हम लोग प्रेस अथवा मीडिया कहते हैं। प्रेस अथवा मीडिया की वही भूमिका है बेटा जो सत्य को सामने लाने, यानी सूचना प्रदाता की भूमिका है। मीडिया क्या करता है बेटा? मीडिया का सिर्फ एक काम है कि जो सत्य है वो जनता के सामने प्रदर्शित कर देना। वैसे आजकल की मीडिया में क्या हो रहा है वो बेहतर देख रहे हैं, लेकिन मीडिया की जो प्रमुख भूमिका वो यही है कि किसी चीज को छुपे न रहने देना, उसको सामने प्रस्तुत कर देना। और लोकतंत्र में चूंकि जनता ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए जब जनता सत्य को जान जाती है तो उसके हिसाब से अपना फैसला करती है। तो क्लियर हुआ बेटा? किसी देश की राज व्यवस्था के तीन आधारभूत स्तंभ, लोकतंत्र में एक चौथा भी स्तंभ, जिसको हम प्रेस अथवा मीडिया कह देते हैं। क्लियर है? अब जरा सा आते हैं हम लोग कि संविधान क्या है। तो परिभाषित मैं कर दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सुन लीजिए। किसी देश के संविधान में उस देश की राज व्यवस्था के आधारभूत ढांचे का वर्णन होता है। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका जैसे अंगों को सृजित करती है। उनके अधिकार, उनके क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का वर्णन करती है। क्लियर है? एक बात और समझना कि दुनिया के किसी भी देश का संविधान एक स्टैटिक यानी रुका हुआ दस्तावेज नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान हमारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए है बेटा। इसलिए बदलते समय के सापेक्ष संविधान को भी बदलना होता है। हर संविधान में बदलने की व्यवस्था जरूर रखी जाती है। कुछ आसान रहती है कुछ देशों के संविधान में, कुछ देशों के संविधान में मुश्किल होती है, लेकिन संविधान एक परिवर्तनशील दस्तावेज होना चाहिए। अरे आप अपनी बात करो ना बेटा, अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। 26 नवंबर 1949 को जो आपने संविधान बनाया, क्या आज भारत 49 में ही है बेटा? हम आज 2022 में हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन संविधान तो हमारे काम आ रहा है ना बेटा, क्योंकि संविधान में परिवर्तन होने की स्पेस दी गई है। संविधान संशोधन की व्यवस्था बनाई गई है ताकि बदलते समय के सापेक्ष, बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को बदला जा सके। क्लियर हुआ बेटा? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संविधान तो बनाया ही जाता है बेटा, लेकिन उसे इससे दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जैसे हमारी जरूरतें बढ़ेंगी, जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जैसे देश की डिमांड होगी, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की क्षमता होनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि संविधान एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये डायनामिक डॉक्यूमेंट होगा। अब डायनामिक करने के लिए अलग अलग संविधानों में अलग अलग व्यवस्था बनाई जाती है। क्लियर हुआ बेटा? अब जरा देखें निर्माण के आधार पे, यानी कैसे संविधान बनते हैं उसके आधार पे इसे हम दो भागों में बांटते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा कि संविधान जो बनाए जाते हैं, बनाया ही जाता होगा, ये सब लिखा ही जाता होगा, जिसके आधार पे दुनिया के सारे संविधानों को हम दो भागों में बांट लेते हैं।
सबने पढ़ा है, थोड़ा मुझे भी सुनाए। एक को कहते हैं क्या बेटा? लिखित। और एक को क्या कहते हैं? अलिखित। तो दुनिया के जितने भी संविधान बनाए जाते हैं, और संविधान में क्या होता है बेटा? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नागरिकता, फलाना ढिमाका, ढेर सारी चीजों का वर्णन होता है। लेकिन इन तीन चीजों का वर्णन तो हर हाल में होगा, और वो संविधान में लिखा जाएगा। निर्माण के आधार पर, यानी संविधान बन कैसे रहा है, इसके आधार पर उसको दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं लिखित संविधान, और एक को कहते हैं बेटा अलिखित संविधान। क्लियर है? अब ये क्या है कि लिखित और अलिखित क्या है? तो सामान्य जीवन में हम लोग को ये समझ में आता है कि लिखित माने ऐसी चीजें जो लिखा हुआ हो। भाई आम बोलचाल में तो हम यही अर्थ समझेंगे ना बेटा, कि लिखित माने जो लिखा हुआ हो, और अलिखित माने जो लिखा ना हो। तो लिखा नहीं है तो याद किया गया है। कौन याद कर लेगा, कितना याद कर लेगा, और जो याद कर लेगा फिर आने वाले लोग याद कर लेंगे। हम लोग क्या, एक तो कहते हैं ना, वो एक लोक गान है बेटा, जिसको हम लोग आलखंड कहते हैं, जगनिक नहीं लिखा। तो ये श्रुति परंपरा से चलता है। आप देखते हैं ये गाने वाने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। अब तो मान लीजिए पढ़े लिखे बच्चे आ गए, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता कैसे था? सुन सुन के, तो गुरु शिष्य परंपरा से। तो ये अलिखित संविधान ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुन के जाता है। तो सब ठीक कर लो बेटा, लिखित भी लिखा होता है, अलिखित भी लिखा होता है। देश को चलाना है बेटा, तो फिर ये डिमार्केशन क्यों है, ये अंतर क्यों किया जाता है कि लिखित संविधान, अलिखित संविधान? तो उसको थोड़ा समझिए। तो पहले हम अलिखित संविधान की बात कर लेते हैं। दुनिया का हर वह संविधान अलिखित संविधान कहलाएगा जिसमें कुछ लक्षण दिखेंगे। वो लक्षण हम आपको बता रहे हैं। जो संविधान रूढ़ियों से, परंपराओं से, आवश्यकताओं से निरंतर विकसित होता जा रहा है, इसलिए अलिखित संविधान को विकसित संविधान भी कहते हैं। एक ऐसा संविधान जिसका निरंतर विकास हो रहा हो, ऐसे संविधान को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अलिखित संविधान कहते हैं। यानी इसमें द एंड नहीं होता, समाप्त जैसा शब्द नहीं होता, ये हमेशा आवश्यकता के अनुसार इसमें लिखा जाता रहता है। ऐसे संविधान को क्या कह लेते बेटा? अलिखित संविधान। और इसीलिए इसको विकसित संविधान भी कहते हैं। उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, थोड़ा सा सुनाए। सन 1688 के पहले तो वहां राजतंत्र था। 1688 में वहां एक रक्तहीन क्रांति हुई, जिसको हम लोग रॉयल रिवॉल्यूशन कहते हैं। वहां लोकतंत्र आया, और जैसे ही लोकतंत्र आया, 1689 में ब्रिटेन की संसद ने बिल ऑफ राइट पारित किया, जिसको नागरिकों का अधिकार पत्र कहते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो 1689 से तो औपचारिक रूप से लोकतंत्र बना, लेकिन ब्रिटेन के संविधान का प्रारंभ तो हम लोग सन 1215 मैग्ना कार्टा से भी मानते हैं। तो एक ऐसे देश का संविधान जो सन 1215 से आज तक बनता चला आ रहा है, उसका समापन हुआ ही नहीं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अलिखित संविधान। फिर से सुनाए, एक ऐसा संविधान जो निरंतर विकसित होता जा रहा हो, चाहे वो रूढ़ियों से हो, परंपराओं से हो, आवश्यकताओं से हो, हमारी जरूरतों से हो, वो निरंतर विकसित होता जा रहा हो, तो ऐसा संविधान क्या कहलाए बेटा? अलिखित। उदाहरण मैंने बताया ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन ही नहीं है बेटा, न्यूजीलैंड है बहुत अच्छा उदाहरण। इजराइल का संविधान अलिखित संविधान है। सऊदी अरेबिया का संविधान अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान वही है जो निरंतर जरूरत के हिसाब से उसको हम लोग डेवलप करते चले जा रहे हैं। अब आइए लिखित संविधान, इसकी कोई डेफिनेशन होगी, इसकी बड़ी स्पष्ट डेफिनेशन है। एक ऐसा संविधान जो एक निश्चित अवधि में बना के पूर्ण कर लिया गया हो। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही बेटा कि एक ऐसा संविधान
जिसको एक निश्चित अवधि में बनाकर पूर्ण कर लिया गया हो, तो ऐसा संविधान क्या कहलाता है बेटा? लिखित संविधान। तो ये कौन बना लेता है बेटा? संविधान के निर्माण हेतु, संविधान के निर्माण के लिए एक बॉडी बनाई जाती है। उसके जो भी नाम्स एंड कंडीशन होंगे अलग अलग देशों में हो सकते हैं, अभी हम भारत में आएंगे तो अपनी बात कर लेंगे। तो एक ऐसा संविधान जिसको संविधान के बनाने के लिए लोग एक निश्चित अवधि में संविधान को बना के पूरा कर लें, और अवधि निश्चित होनी चाहिए, तो ऐसा संविधान क्या कहलाता है बेटा? लिखित संविधान कहलाता है, जिसका निर्माण एक निश्चित अवधि में ही हुआ हो। इसलिए ऐसे संविधान को विकसित नहीं, निर्मित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? निर्मित। इसको एक निश्चित समय में बनाया जाता है। जैसे आप अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान जो भारत का है, अरे भाई आप सबने पढ़ा होगा या पढ़िए, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ ना बेटा बनना, और ये बन के तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। तो अब बताइए ना कि तारीखें तो फिक्स है ना बेटा। तो हमने अपना संविधान एक निश्चित अवधि में बना के पूरा किया, तो हम उस परिभाषा में आते हैं। तो हमारा संविधान क्या है बेटा? लिखित संविधान है। और हमारा ही क्यों, दुनिया के ढेर सारे देशों का संविधान लिखित है। यूएस का है, अभी हमारे पड़ोस में एक नया नया लोकतंत्र बना, पहले वो राजतंत्र था जिसको नेपाल आप कहते हैं, यहाँ का भी संविधान लिखित है। तो कुछ स्पष्ट हुआ बेटा कि संविधान निर्माण के आधार पे, यानी वो कैसे बनाए जाते हैं, इसके आधार पे इसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक को क्या कहते हैं बेटा? अलिखित। अलिखित संविधान बने जिसका निर्माण निरंतर हो रहा हो, इसलिए इसको हम लोग विकसित संविधान कहते हैं। रूढ़ियों से, परंपराओं से, आवश्यकताओं से, जरूरत से ये निरंतर विकसित होता चला जाता है। और लिखित, इसकी शर्त यह है कि इसको निश्चित अवधि में बना के पूरा करना ही होगा। जैसे हम लोगों ने 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया, तो 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को स्वीकृत और अंगीकृत भी कर लिया। यानी हमने बता दिया कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखना, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो अलिखित हो, चाहे वह निर्मित हो, चाहे वह विकसित हो, उसे स्टैटिक नहीं होना है बेटा। बदलते समय के सापेक्ष उसे बदलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर संविधान हमारे लिए तकलीफदेह हो जाएगा ना बेटा। यानी परिवेश जैसे बदलेगा, समय जैसे बदलेगा, उसके हिसाब से संविधान को बदलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यहां तक मुझे लगता है स्पष्ट हुआ। आगे, नेचर के आधार पर बेटा, प्रकृति के आधार पे भी संविधान में भेद है, उसमें भी डिमार्केशन है। जैसे हम मनुष्य है ना, हम मनुष्यों की प्रकृति होती है। लोग कहते हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर अच्छा है, उनका नेचर बुरा है। तो नेचर माने प्रकृति। तो जिस प्रकार हम मनुष्यों की प्रकृति होती है बेटा, वैसे ही संविधान की भी प्रकृति है। तो प्रकृति के आधार पे हम संविधान को दो भागों में बांटते हैं। इस पे चर्चा बेटा विस्तार से मैं कल करूंगा, ठीक है? तो हम कल आपसे ये बताएंगे कि हमारे संविधान का नेचर कैसा होता है, या दुनिया के संविधानों का नेचर कैसा होता है। तो नेचर के आधार पर पूरे संविधानों को कितने भागों में बांटा जाता है, काहे बांटा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम मनुष्यों का नेचर के हिसाब से डिमार्केशन होता है, वैसे ही संविधान का भी होगा। ठीक है बेटा? तो आज के लिए यही तक। ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, सारा वीडियो वहां पे अपलोड हो जाता है, ये भी अपलोड हो जाएगा। और अब हम संविधान को बेटा कंटिन्यू करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।